विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आप कितना जानते हैं? उन्होंने जनगण मन लिखा, जो बाद में राष्ट्रगान बना। वह सबसे पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाले एशियाई थे जिन्हें गीतांजलि के लिए यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला, या उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की। ये सब तो वो बातें हैं जिन पर खूब बातें होती हैं, लेकिन टैगोर परिवार और रविंद्रनाथ का योगदान इसके अलावा भी बहुत कुछ है, जो हम आज साहित्य, संगीत, थिएटर, पेंटिंग आदि में देखते हैं। आधुनिक साड़ी पहनाने का तरीका हो, बर्थडे सेलिब्रेशन हो या चाय पर चर्चा, ऐसी और कई चीज़ों के बीच कहीं न कहीं उनके परिवार से ही जन्मे हैं, जो अब पूरे भारत में प्रचलित हैं। अलग अलग क्षेत्रों में टैगोर परिवार के लोगों ने मुकाम हासिल किया, चाहे वह बॉलीवुड की पहली सुपरस्टार देविका रानी हो या बोल्ड अंदाज वाली शर्मिला टैगोर। कांग्रेस के स्वर्गीय नेता जितेंद्र प्रसाद का भी टैगोर परिवार से नाता है। साड़ी पहनने का आधुनिक तरीका जो भारतीय संस्कृति का प्रतीक बन गया है, 19वीं सदी में जब इसकी शुरुआत रविंद्रनाथ के घराने से हुई तब बड़ी हाय तौबा मची थी और संस्कृति की दुहाई दी गई थी। नमस्कार, मेरा नाम है अमरेंद्र और आप देख रहे हैं बोले भारत का किताबों पर आधारित खास शो ये किताब क्या कहती है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे युवा लेखक अनिमेष मुखर्जी की किताब ठाकुरबाड़ी की। लेखक की यह पहली किताब है और इसके जरिए हिंदी जगत में अनिमेष ने खासी पहचान बनाई है। हाल ही में उनकी दूसरी किताब इतिहास की थाली नाम से आई है। बहरहाल ठाकुरबाड़ी पर लौटते हैं। ये इतिहास पर आधारित एक किताब है जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर के परिवार और उनके योगदान और प्रगतिशीलता के किस्सों पर बात की गई है। 200 पन्नों की इस किताब में छोटे बड़े कुल 15 चैप्टर हैं, जिसमें विश्व कवि की पारिवारिक विरासत, रुतबे और उनके भारतीय समाज के योगदान के साथ साथ उनके परिवार की अन्य हस्तियों के बारे में चर्चा की गई है। दरअसल ठाकुरबाड़ी रविंद्रनाथ के परिवार का घर है, जो कोलकाता के एक इलाके जोड़ासांको में स्थित है। उनके परिवार की यह शाखा 1784 में पुराने पाथुरिया घाट से अलग होकर बनी और साहित्य, संगीत, पेंटिंग आदि रचनात्मक क्षेत्रों में ऐसी ख्याति हासिल की कि पाथुरिया घाट शाखा की चमक इसके आगे फीकी नजर आती है, या यूँ कहें कि रविंद्रनाथ जैसे सितारों के आगे इतिहास के पन्नों में कहीं पिछड़ गई। किताब की शुरुआत 12वीं सदी से होती है, जब बल्लाल सेन बंगाल के राजा बनते हैं और वह 5 ब्राह्मणों को ले जाकर वहाँ यज्ञ कराते हैं। पहले चैप्टर का नाम घ्राणेन अर्ध भोजनम है, जिसका अर्थ हुआ कि सूंघने से आधा भोजन हो जाता है। इसी के चलते बंगाल में कुछ ब्राह्मणों ने मुस्लिम धर्म अपनाया और इन लोगों को पिराली ब्राह्मण कहा जाने लगा। इस चैप्टर में अनिमेष ने भारतीय समाज में धसी जाति की गहरी जड़ों को दर्शाया है। इसके साथ ही कान्यकुब्ज ब्राह्मणों की पवित्रता को रेखांकित किया है। इसी चैप्टर में उन्होंने पैसों की महत्ता के बारे में भी लिखा। पैसों के बारे में लेखक ने एक लाइन कही जो सटीक बैठती है कि पैसा खुदा नहीं है, लेकिन खुदा कसम ये खुदा से कम भी नहीं है। इसी पैसे के चलते पिराली ब्राह्मणों ने कमोबेश हर क्षेत्र में अपनी धाक जमाई। किताब चूंकि रविंद्रनाथ के जन्म से कई सदी पहले से शुरू होती है, तो इसके लिए गहरी रिसर्च की गई है, जिसके लिए लेखक बधाई के पात्र हैं। किताब में उन्होंने इतिहास जैसे उबाऊ समझे जाने वाले विषय को बहुत सुंदर किस्सागो स्टाइल में लिखा है, जिससे पढ़ने में रुचि बनी रहती है। लेखक ने एक कहानी समझाने के लिए प्लासी और बक्सर युद्ध का भी जिक्र किया है। प्लासी के युद्ध को लेखक ने दुनिया बदलने वाला कहा है, जो कि देखा जाए तो कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि इस युद्ध में जीत के बाद ही अंग्रेजों ने भारत की धरती पर पैर मजबूती से जमाए और राज किया। ऐसे में इतिहास में रुचि न रखने वालों को भी एक बार दिलचस्पी होती है और इसके बारे में और जानने की उत्सुकता होती है। उन्होंने कई बार अपनी बात समझाने के लिए शेर व शायरी का भी सहारा लिया है, जिससे किताब रोचक बन जाती है। इसके अलावा अंग्रेजों ने नील की खेती कराई और चीन को अफीम की लत लगवाई। इनकी खेती भारत में हुई, जिससे जमींदारों को खूब फायदा हुआ और ठाकुरबाड़ी के लोगों ने खूब मुनाफा कमाया। इसमें मुगल शासक सिराजुद्दौला के स्याह पक्ष के बारे में भी बताया गया है, जो लोगों से भरी नावों को नदी में डुबाकर लोगों को मरते देखने का शौक रखता था। वहीं उसके स्त्री पुरुष दोनों में दिलचस्पी रखने वाला भी बताया गया है। किताब में चूंकि ठाकुरबाड़ी मुख्य केंद्र में है, तो जाहिर सी बात है वहाँ के लोगों के बारे में लिखा गया है। इसके साथ ही बंगाली समाज और संस्कृति के बारे में भी लिखा गया है। बंगाल की दुर्गा पूजा की शुरुआत कब हुई, इसका भी जिक्र मिलता है। ठाकुरबाड़ी के सदस्यों ने ही कोलकाता में हिंदू कॉलेज की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें विज्ञान और कला की पढ़ाई शुरू हुई। बाद में यह कॉलेज प्रेसिडेंसी कॉलेज बना। जैसे जैसे ठाकुरबाड़ी में लोग बढ़े तो कुछ परेशानियां आईं। जैसे परिवार के एक बेटे ने ईसाई पादरी की बेटी से शादी की, जबकि पिता ईसाई मिशनरियों का विरोध करते थे। अब पिता ने बेटे को संपत्ति से बेदखल किया
और भाई के बेटे को संपत्ति सौंपी तो मामला अदालत पहुंचा। इस मामले को द ग्रेट टैगोर विल केस के नाम से जाना जाता है। वैसे तो किताब में बहुतेरे किरदार हैं जिन्होंने कई बड़े काम किए। इन्हीं में से एक हैं प्रिंस द्वारकानाथ। ये गुरुदेव रविंद्र के दादाजी थे। द्वारकानाथ ने बहुत से ऐसे काम किए जो शायद ही उस जमाने में किसी ने सोचे हो। जैसे उन्होंने यूनियन बैंक की स्थापना की। यह आज की यूनियन बैंक से अलग थी। उन्होंने यूरोपीय के साथ बराबर साझेदारी वाली कंपनी खोली। ऐसा करने वाले वे पहले भारतीय थे। उन्होंने बड़े लोगों से संपर्क बनाने के लिए एक नौकरी की और ऐसी पहुंच बनाई कि महारानी विक्टोरिया के साथ डिनर तक किया। इस डिनर में वह ऐसे जूते पहनकर गए थे जिसमें हीरे जड़े हुए थे। यह उनकी खर्चीली प्रवृत्ति और अमीरी को दिखाती है। भारत में जब चाय की खेती शुरू हुई तो द्वारकानाथ बंगाल टी एसोसिएशन के प्रमुख बने और असम कंपनी की स्थापना की। यह कंपनी आज भी चाय का उत्पादन करती है। द्वारकानाथ के बारे में किताब में लिखा है कि वह बहुत चतुर चालाक किस्म के इंसान थे जो पैसों से सब कुछ साधना जानते थे। उन्होंने देश में रानीगंज से कोलकाता तक रेल सेवा और लंदन से कोलकाता तक कोरियर सेवा शुरू करने की सोची, जो उनकी दूरदर्शिता को दर्शाता था। हालांकि उन्होंने जीवन में कितनी भी प्रसिद्धि हासिल की हो, लेकिन कहते हैं ना कि हर आदमी का एक स्याह पक्ष जरूर होता है, तो द्वारकानाथ भी इसका अपवाद नहीं है। विश्व कवि रविंद्र ने उनके लिए कुछ अच्छा नहीं लिखा और उन्हें पसंद नहीं करते थे। यहाँ तक कि उन्होंने द्वारकानाथ के बही खाते और रिकॉर्ड भी जलाए। वहीं उनकी पत्नी दिगंबरी के साथ भी बाद में उनकी नहीं जमी, क्योंकि धर्मपरायण पत्नी ने पति को रंगे हाथों मांस खाते पकड़ा था और जब उन्हें न चाहते हुए द्वारकानाथ से बात करनी पड़ती थी तो वह 7 घड़े पानी से नहाती थी। द्वारकानाथ के बेटे हुए देवेंद्र नाथ, जिन्हें महर्षि भी कहा जाता था, उन्होंने ब्रह्मा समाज को आगे बढ़ाने में विशेष योगदान दिया। उनकी कुल 15 संतानें हुई, जिनमें रविंद्रनाथ सबसे छोटे थे। रविंद्र के पिता उन्हें वकील बनाना चाहते थे, लेकिन कहते हैं ना कि उनके भाग्य में कुछ और ही लिखा था। अगर वह वकालत की पढ़ाई कर लेते तो भले ही वे अच्छे वकील बन जाते, लेकिन भारत को विश्व कवि के रूप में एक अद्भुत हीरा न मिल पाता जिसने देश दुनिया में भारत का नाम रोशन किया और साहित्य, संगीत, कला के क्षेत्र में अलग मुकाम हासिल किया। किताब में रविंद्रनाथ और उनके आसपास रहने वाले परिवार वालों के बारे में विस्तार से लिखा गया है। इन्हीं में थी उनकी 2 भाभियाँ ज्ञानदानंदिनी और कादम्बरी। ठाकुरबाड़ी में रहने वाले लगभग सभी लोगों की अपनी अपनी पहचान थी। रविंद्रनाथ को बदनाम करने वाले अक्सर गाहे बगाहे कुछ अटपटी चर्चाएं करते रहते हैं, और यह तब के समय में भी होता था जब अखबारों में उनके रिश्तों के बारे में मसालेदार तरीके से लिखा जाता था। रविंद्र का नाम उनकी भाभी कादम्बरी के साथ जोड़ा जाता था, जो उनकी हम उम्र थी। वहीं उनकी दूसरी भाभी ज्ञानदानंदिनी, जिन्होंने परिवार के खिलाफ बगावत की और आज की भाषा में कहें तो प्रोग्रेसिव होने का जो बीड़ा उन्होंने उठाया, उसका फ़ायदा न सिर्फ ठाकुरबाड़ी की लड़कियों और स्त्रियों को मिला, बल्कि पूरे बंगाल और भारत में उसका असर दिखा। उन्होंने ही आधुनिक तरीके से साड़ी पहनने का तरीका सिखाया था। उनके पति सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले ICS थे और उन्होंने जब पत्नी को विदेश भेजने का फैसला किया तो परिवार में बहुत खटपट हुई, जिसके चलते उन्हें अलग घर लेकर रहना पड़ा। कहा जा सकता है कि न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट इसी प्रगतिशीलता के चलते ठाकुरबाड़ी में आया। ज्ञानदानंदिनी जब विदेश से आईं तो उन्होंने अंग्रेजी तरीके से बर्थडे मनाने की शुरुआत की, जो कि आज के समय में प्रचलित है, जबकि पहले ऐसी परंपरा भारत में नहीं थी। इसके साथ ही उन्हीं के चलते ठाकुरबाड़ी की महिलाओं और लड़कियों ने स्कूल जाना शुरू किया। उन्होंने घर की महिलाओं की फ़ोटो इकट्ठा की, उनमें राष्ट्रभक्ति की झलक भी देखी जा सकती थी। इसको लेकर उन्होंने 1881 में एक लेख भी लिखा था। उन्होंने बालक नामक मैगजीन चलाई और उसका संपादन कई वर्षों तक किया। इसके साथ ही उन्होंने ब्राह्मण गैर ब्राह्मण की शादी का भी समर्थन किया था। इसके अलावा उन्होंने ठाकुरबाड़ी से अलग रहते हुए भी परिवार की देखभाल करना जारी रखा। लेखक ने अपनी गहन रिसर्च के जरिए टैगोर परिवार के कई रहस्यों से पर्दा उठाया है। उन्होंने परिवार की रसूख को भी दिखाया कि कैसे साख बचाने के लिए कई बार कुछ दस्तावेज मिटाए गए। वैसे ठाकुरबाड़ी के सदस्यों में प्रगतिशीलता के बहुत किस्से हैं, लेकिन कहते हैं कि कई बार समाज की जंजीरों को तोड़ पाना काफ़ी मुश्किल होता है। वो टैगोर परिवार में भी देखने को मिलता है। जब रविंद्र की शादी उनकी उम्र से 3 साल बड़ी लड़की अन्नपूर्णा यानी ऐना से होनी थी तो उनके पिता ने इस रिश्ते को नामंजूर कर दिया था, क्योंकि उस समय तक घर में कम उम्र की बहुएं लाने का रिवाज था। वो शादी नहीं हो पाई। बाद में रविंद्रनाथ की शादी भवतारिणी देवी से हुई, जो बाद में मृणालिनी देवी बनी।
हालांकि रविंद्र के जीवन में कई अन्य स्त्रियों का भी जिक्र है जिनके साथ उनके संबंधों पर बात जब तब होती रहती है, लेकिन उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। इसी तरह रविंद्रनाथ जो सामाजिक जीवन में लड़कियों की शादी देर से करने के पक्षधर थे और इसकी बात करते थे, लेकिन खुद उन्होंने अपनी बेटियों की शादी जल्दी की। ये किसी भी व्यक्तित्व के विरोधाभास को दर्शाता है, या फिर इसे यूँ समझें कि कई बार कुछ चीज़ें कहने में आसान लगती हैं, लेकिन उन पर अमल करने में कई तरह की परेशानियां आती हैं, जिससे लोग पीछे हट जाते हैं। हालांकि बाद में उन्होंने इसे अपनी गलती माना था। रविंद्रनाथ ने अपने पिता के सपने को साकार कर शांति निकेतन की स्थापना की, जिसने ऐसी प्रसिद्धि पाई कि देश दुनिया में इस पर काफ़ी काम और रिसर्च हुआ है। इसके साथ ही यहाँ पढ़े लिखे लोगों ने भी खूब नाम कमाए। शांति निकेतन की उपलब्धियों की बात करें तो ऑस्कर विजेता सत्यजीत रे, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन और देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जैसी शख्सियतों ने यहाँ से पढ़ाई की। आज हम कबीर को जितना जानते समझते हैं, उसमें कहीं न कहीं इस संस्थान का विशेष योगदान है। इसी कड़ी में लेखक ने रविंद्र की बहन स्वर्ण कुमारी के बारे में भी लिखा है। स्वर्ण कुमारी ने 18 वर्ष की ही आयु में दीप निर्बन नाम से एक उपन्यास लिखा, जिससे उन्हें दुनिया भर में ख्याति मिली। उनके लिखे उपन्यासों का बाद में कई भाषाओं में अनुवाद हुआ। उन्होंने कई अन्य काम किए, जैसे विज्ञान के लेखों का सरल शब्दों में अनुवाद किया। इसका एक उदाहरण है कि उन्होंने अंग्रेजी के शब्द वॉल्केनो को हिंदी में ज्वालामुखी कहा, जबकि संस्कृत में इसे अग्निगिरी नाम से जानते हैं। उन्होंने महिलाओं की स्थिति पर बात की। हालांकि उनकी ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे समाज सुधारकों से ना इत्तेफाकी भी रही। वह सिर्फ महिलाओं की दूसरी शादी की पक्षधर नहीं थी। उनका कहना था कि महिलाओं की स्थिति सिर्फ इसी से नहीं सुधरेगी, बल्कि उन्होंने महिलाओं के आर्थिक पक्ष पर भी जोर दिया और इसके लिए बहुत से काम भी किए। उनकी दोस्ती कादम्बिनी गांगुली और पंडिता रमाबाई से थी। इन लोगों ने कांग्रेस अधिवेशन में 1879 में हिस्सा लिया। कादम्बिनी जहां भारत की पहली महिला चिकित्सक थी, तो वहीं रमाबाई ने द हाई कास्ट हिंदू वीमेन नाम से एक किताब लिखी। भारतीय संस्कृति को लेकर उनकी बहस विवेकानंद से भी हुई थी। ठाकुरबाड़ी की अन्य हस्तियों में रविंद्रनाथ की भतीजी प्रज्ञा देवी हैं, जिन्हें पहला सेलिब्रिटी शेफ माना जा सकता है। उन्होंने आमिष और निरामिष और ठाकुरबाड़ी रान्ना जैसी किताबें लिखी, जो खाने पर आधारित हैं। खान पान को लेकर भी ठाकुरबाड़ी में तरह तरह के प्रयोग होते रहते थे। उनमें सब्जी या अन्य चीज़ों में चीनी मिलाई जाती थी, जो कि आज बंगाली संस्कृति का हिस्सा बन गया है। वहीं उत्तर भारत में भी पोहा और कुछ सब्जियों में हल्की चीनी डालने का चलन है। इसके अलावा प्रज्ञा का योगदान आइसमिक कुकर में भी माना जाता है। यह एक तरह का स्टीम कुकर होता था, जिसे आज के समय में मोमोज बनाने वाले बर्तन के रूप में हम समझ सकते हैं। इसी परिवार की एक और महिला हुई सरला देवी, जो कि पहली गोल्ड मेडलिस्ट ग्रेजुएट महिला बनी। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांधी भी उनसे इतना प्रभावित थे कि उन्हें अपनी आध्यात्मिक पत्नी यानी स्पिरिचुअल वाइफ तक कहा था। गांधी के कहने पर ही उन्होंने खादी की साड़ी पहनी थी। हालांकि बाद में दोनों के बीच कुछ बातों को लेकर मतभेद भी हुए, जो कि ताउम्र बने रहे। ठाकुरबाड़ी रविंद्रनाथ और उनके परिवार विरासत तथा उनके भारतीय संस्कृति में योगदान को समझने के लिए एक शानदार किताब है। अगर आपकी इतिहास या रविंद्रनाथ और उनके विस्तृत कुटुंब के बारे में जानने की रुचि है, तो यह किताब आपको जरूर पढ़नी चाहिए। एक अच्छी बात यह कि लेखक ने जो भी लिखे उसके रेफरेंस भी दिए हैं। वहीं जहाँ पर कुछ रेफरेंस नहीं मिले, वहाँ पर कहानी को वैसे ही छोड़कर आगे लिखा गया है, ना कि अपनी तरफ से जोड़ घटाकर कहानी को पूरा करने का प्रयास किया गया है। यह किताब पेंगुइन प्रकाशन से आई है और इसकी कीमत 299 रुपये है। पेंगुइन ने इसे पूरी तरह से रिसाइकलिंग पन्नों पर छापा है, जो अच्छी पहल है। कुछ एक जगहों पर स्पेलिंग मिस्टेक और साल के गलत हो जाने से आपको बेहतर प्रूफ रीडिंग की ज़रूरत महसूस होती है। इसके अलावा कुछ जगहों पर कहानी क्रम से नहीं लिखी गई है। हालांकि इसे लेकर लेखक को छूट इसलिए दी जा सकती है कि टैगोर परिवार इतना बड़ा है कि इसे क्रम से लिखना मुश्किल काम था। चलिए, ये किताब क्या कहती है कि इस अंक में इतना ही। जल्द ही मिलेंगे किसी दूसरी किताब के साथ। शुक्रिया।